नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे देश और पहाड़ के हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताओं की राजनीति का बदला समर, वोट की मांग छोड़ खुद के ही जनाजे में शामिल होने को कह रहे हैं नेता। कोस कोस पे पानी और भाषा बदलती है, वैसे ही देश में राजनीति का स्तर बदलता जा रहा है। उत्तराखंड में अपने भाषण में भाजपा के नेता रोते हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। अब भला इस मार्केटिंग वाली राजनीति के दौर में कांग्रेस कैसे पिछड़ सकती है? तभी तो उनके एक नेता ने जनता को अपने अंतिम संस्कार में आने का निमंत्रण दे डाला। चलिए पूरी खबर आपको समझाते हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने गृह जिले कलबुर्गी में लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आए और भावनाओं में कुछ इस कदर बह गए कि जनता से बोले, आप हमें वोट दें या नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कलबुर्गी के लिए काम किया है तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आइएगा। खड़गे के इस बयान से लगता है कि वह पहले ही मान चुके हैं कि अब कांग्रेस के लिए कुछ बचा ही नहीं है या कांग्रेस की राजनीति मृत्युशैया पर जा चुकी है। देश में अब नेताओं के साथ साथ चुनाव आयोग से भी लोगों का मोह हो रहा है भंग। सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं शिकायतें। देश में हो रहे चुनावों और डेमोक्रेसी पर मंडराते संकट की आशंका कई बार दिग्गज नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने जताई है और मामले सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम के वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा है, किसी भी प्रणाली पर आंख मूंद कर संदेह कर देना किसी भी व्यवस्था के प्रति शक पैदा कर सकता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्वाचन सीट पर चुनाव के बाद 5% ईवीएम मशीनों, जिनमें ईवीएम के साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट भी शामिल हों, उनके इस्तेमाल हुए मेमोरी सेमी कंट्रोलर्स ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर द्वारा चेक किए जाएं। साथ ही साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों की लिखित मांग पर जांच हो सकती है। चुनाव नतीजे घोषित होने के 7 दिनों के भीतर यह मांग की जा सकती है। जांच की मांग करने वाले उम्मीदवार को ही इसकी लागत वहन करनी होगी और अगर ईवीएम में छेड़खानी का आरोप सही साबित होता है तो चुनाव आयोग को उम्मीदवार को लागत के पैसे लौटाने होंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय से उम्मीदवारों को राहत मिली है, लेकिन जनता के बीच अविश्वास का बीज रोपने का यह काम भी जरूर हो गया है। चुनाव के बाद फूट रहा नेताओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं खुली धमकी। उत्तराखंड में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हुए कुछ मामले अब एक बार फिर से जीवंत होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है खानपुर विधायक उमेश कुमार का इंसाफ की मांग करना। मामला इस प्रकार है कि चुनाव प्रचार के दौरान भगवानपुर कस्बे के पास चुड़ियाला चौक पर मतदान के पूर्व भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने काफिले के साथ वाहनों में सवार होकर कुंजा बहादुरपुर से भगवानपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही कस्बे के पास चुड़ियाला चौक पर पहुंचे तो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए वहां नजर आए। यहाँ दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई थी। उस वक्त तो यह मामला ठंडा हो गया, लेकिन एक बार फिर उमेश कुमार ने न सिर्फ इस मुद्दे को उठाया है बल्कि डीजीपी व एसएसपी पर सरकार के दबाव में आकर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए 3 दिनों में मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाने की बात कही है। इसके साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। सभी खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि अब जनता और सुप्रीम कोर्ट के बीच की दूरियां कम हो गई हैं और हर व्यक्ति के व्हाट्सएप पर अदालत पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वकीलों की वाद सूची यानी कि कोर्ट में सुनवाई के लिए उस दिन लगे मुकदमे की क्रमवार जानकारी व केस दाखिल करने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक तरफा सूचनाएं मिलेंगी। इस नंबर पर ना तो कॉल की जा सकेगी और ना ही कोई भी संदेश भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप सर्विस को आईटी सर्विसेज के साथ जोड़कर न्याय तक पहुंच की एक नई पहल शुरू की है। इससे दूर दराज रहने वाले लोगों को भी कोर्ट की कार्रवाई की सूचना मिल सकेगी।
उत्तराखंड में भाजपा की राजनीति में मचा खूब हल्ला। 30 लाख में मंत्री बनाने का ऑडियो हुआ वायरल। चुनाव से पहले गठरी की तरह बंधी हुई भाजपा के नेता अब अलग अलग जगहों पर गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं और मंत्री विधायक जैसे पदों की खरीद फरोख्त के मामले जनता के साथ किसी मजाक से भी कम नहीं है। अल्मोड़ा के भतरौंज खान में भाजपा के दो गुटों के बीच उपजे विवाद के बाद यह ऑडियो सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति मंत्री बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर 30 लाख ठगने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने मेरे से कहा कि तुझे मंत्री बनाऊंगा, धोखा में रखा, मेरे से 30 लाख रुपए ठगे, सब एफआईआर कराता हूँ, बुलाता हूँ, सब गवाही अकाउंट में डबल। कहा जा रहा है कि यह ऑडियो विधायक प्रमोद नैनवाल और उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का है, लेकिन अभी तक यह बात सिद्ध नहीं हुई है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि नेता कौन है? सोचने लायक बात तो यह है कि जनता का भविष्य और भरोसा इतना सस्ता हो गया है कि 30 या 40 लाख में बिक रहा है और सरकारें कहती हैं कि पहाड़ प्रगति कर रहा है और विकास हो रहा है। आ बैल मुझे मार, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी। आज के समय में इसे चरितार्थ करती हुई नजर आती है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। जहां एक तरफ भाजपा के नेता अपने ही बयानों से पलट जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता अपने ही बयानों से अपनी पार्टी के लिए गड्ढा खोदते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में राजीव गांधी के करीबी कहे जाने वाले सैम पित्रोदा के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत कर यानी टैक्स लगता है। किसी के पास अगर $100 मिलियन की संपत्ति है, अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो उसमें से केवल 45% संपत्ति ही उसके बच्चों को ट्रांसफर होगी, बाकी राज्य के पास चली जाएगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस विरासत कानून को कांग्रेस सरकार वापस लाना चाहती है, उस कानून को खुद राजीव गांधी ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हटा दिया था ताकि वह अपनी मां की संपत्ति पर पूरा हक जता सके। अब उसे ही वापस लाने की वह कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पित्रोदा के बिगड़े बोल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब देखना यह है कि कहीं पित्रोदा के बिगड़े बोल एक बार फिर वोटों का खेल ना बिगाड़ दें। शायद इसी डर से कांग्रेस ने अपने ही नेताओं के बड़बोलेपन पर लगाम लगाने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। देश में मुद्दों की राजनीति हुई पस्त, मंगलसूत्र पर अटकी सियासत। देश में चुनाव चल रहे हैं और जहां बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां देश के सर्वोच्च पद पर आसीन नेता भी इन मुद्दों से इतर मंगलसूत्र की राजनीति कर रहे हैं। इससे जनता की हार और देश का दुर्भाग्य कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई और संपत्तियों को घुसपैठियों को सौंप देगी। कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल जैसी है। मेरी माताओं और बहनों, वह आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। फिर क्या मंगलसूत्र की राजनीति ने जोर पकड़ा और प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने जब जंग हुई थी तब अपना सोना देश को दिया था और मेरी मां का तो मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व गुरु हैं और वह घबराए हुए हैं। अब मौका मिला और बहती गंगा में अखिलेश यादव हाथ न धोएं, ऐसा कैसे हो सकता है?
उन्होंने कहा है कि ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, इनको क्या लेना देना मंगलसूत्र से। तो ये था हफ्ते भर का देश भर का अपडेट। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।